नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया कोचिंग क्लासेस जयपुर में। प्यारे दोस्तों, इससे पहले का जो हमारा साइंस का सेशन हुआ था उसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था दोस्तों प्रकाश। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो प्रकाश है दोस्तों, उसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था, जिसके दौरान हमने चर्चा की थी कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं, प्रकाश की चाल क्या होती है। और हमने पढ़ा था दोस्तों रंगों के बारे में कि कौन से रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है और कौन से रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। इसी प्रकार हमने पढ़ा था दोस्तों कि ग्रहण, सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, हमने पढ़ा था प्रतिबिंब क्या होती है, कई चीज़ों का हमने अध्ययन किया था। आज उसी को कंटिन्यू जारी रखते हुए हम लोग बात करेंगे दोस्तों अगले टॉपिकों के बारे में। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए मैं शुरुआत करता हूं आज के हमारे इस नए सेशन के एक नए मोटिवेशनल क्वेट के साथ में कि सामने हो मंजिल तो रास्ता नहीं मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता नहीं मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना नहीं तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस ध्यान रखना दोस्तों सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग आज के हमारे साइंस के नए सेशन की, और जिसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्रकाश के परावर्तन को लेकर। प्रकाश का परावर्तन, देखिए दोस्तों क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, और उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाने की जो घटना होती है दोस्तों उसे किस नाम से जाना जाता है? प्रकाश के परावर्तन के नाम से जाना जाता है। यदि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कीजिए, तो आपको क्या परिभाषा याद रखनी है दोस्तों प्रकाश के परावर्तन को लेकर? तो याद रखना कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, अतः यही घटना प्रकाश के परावर्तन के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए किस प्रकार होता है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमें क्या लेना है? एक परावर्तक सतह लेनी है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने जो परावर्तक सतह ली ये हो गई दोस्तों हमारी एक परावर्तक सतह। ठीक है, ये परावर्तक सतह है, ये हो गई दोस्तों हमारी आपतित किरण। अब ये टकराएगी दोस्तों किससे? इस परावर्तक सतह से। तो जैसे ही परावर्तक सतह से टकराएगी तो इसका क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा, और जब इसका परावर्तन होगा तो यह दोस्तों पुनः इसी माध्यम में क्या कर जाएगी? वापस लौट जाएगी। अतः यही घटना किस नाम से जानी जाती है? प्रकाश के परावर्तन के नाम से जानी जाती है। अब ये हो जाएगी आपतित किरण, ये हो जाएगी परावर्तित किरण। तो इन दोनों किरणों के बीच में दोस्तों यहाँ आएगा ठीक हमारा अभिलंब, जो इस परावर्तक सतह के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये हो गई हमारी आपतित किरण। ठीक है, जैसे ही परावर्तक सतह से टकराएगी, ये परावर्तक सतह है, मान लीजिए इस परावर्तक सतह को मैंने क्या नाम दे दिया दोस्तों? Mn। ठीक है, Mn क्या हो गई? हमारी परावर्तक सतह। अब देखो Mn क्या है दोस्तों? हमारी परावर्तक सतह है। ठीक है, ये हो गई आपतित किरण। जब यह परावर्तक सतह से टकराएगी तो टकराने के पश्चात इसका क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा, यानी पुनः दोस्तों उसी माध्यम में वापस क्या कर जाएगी? लौट जाएगी। ठीक है,
तो जो आकर परावर्तक सतह से टकराती है उस प्रकाश की किरण को क्या कहा जाता है दोस्तों? याद रखना, उसे आपतित किरण कहा जाता है। ये कौन सी किरण है? ये है दोस्तों हमारी आपतित किरण। ठीक है, जैसे ही टकराने के पश्चात लौटेगी तो इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, और याद रखना ये जो ठीक बीच में दोस्तों अभिलंब है जो इस परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, मान लीजिए इसको हमने नाम दे दिया PO। ठीक है, तो ये हो गया आपका अभिलंब। अब देखो, आप लोग याद रखना दोस्तों, यह आपतित किरण इस अभिलंब के साथ में जितना कोण बनाएगी उतना ही कोण यह परावर्तित किरण भी किसके साथ बनाएगी दोस्तों? इस अभिलंब के साथ बनाएगी। ठीक है, तो एक कोण तो आपका यहाँ बनेगा जो आपतित किरण बनाएगी अभिलंब के साथ में, और एक कोण आपका यहाँ बनेगा जो ये परावर्तित किरण बनाएगी दोस्तों किसके साथ? अभिलंब के साथ में। ठीक है, तो यहाँ जो कोण बनेगा उसे कहा जाएगा I, और यहाँ जो कोण बनेगा उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? R कहा जाएगा। तो ये जो आपका कोण I है, इस कोण I को क्या कहा जाता है? आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक है, और ये जो कोण R है दोस्तों, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे परावर्तन कोण के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो हमने दो बातें पढ़ी कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। अतः उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाने की जो घटना है उसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, प्रकाश के परावर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहा जाता है, और ये जो हमारी है दोस्तों कौन सी? ये परावर्तित किरण है। तो ये परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, ये हो गया दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। फिर आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखो, अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखो दोस्तों, जब प्रकाश के परावर्तन के नियमों की बात करते हैं तो याद रखना कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है उस प्रकाश के परावर्तन के दोस्तों कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ठीक है, और जो सबसे पहला नियम है वो ये आता है दोस्तों कि आपतन कोण का जो मान है वो परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। याद रखना आप लोग, आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है दोस्तों? याद रखना, परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है उसे लिखा जाता है दोस्तों कोण I, और जो परावर्तन कोण होता है उसे लिखा जाता है कोण R। ठीक है, तो मैंने कहा कोण I बराबर कोण R, इसका मतलब हो गया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, देखो अब आपने कहा कि सर आपतन कोण का मान जो है वो परावर्तन कोण के बराबर कैसे हुआ? तो याद रखना, आपतित किरण इस अभिलंब के साथ में जितना कोण बनाती है उतना ही कोण यह जो परावर्तित किरण है वो अभिलंब के साथ बनाती है। ठीक है, तो कोण I का मतलब हो गया आपतन कोण, और कोण R का मतलब क्या हो गया? परावर्तन कोण, जो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यह है दोस्तों प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम।
अब आता है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। प्रकाश के परावर्तन का जो दूसरा नियम है वो ये कहता है दोस्तों कि आपतित किरण ये वाली, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये सभी चीज़ें दोस्तों, ये तीनों की तीनों ये एक ही माध्यम में क्या होती है, स्थित होती है। तो याद रखना दूसरा नियम आप लोग नोट करना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों दोस्तों एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ से दोस्तों ये प्रकाश का जो परावर्तन है इसका दूसरा नियम याद रखना है। क्लियर। अब याद रखना प्रकाश के परावर्तन का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है दोस्तों चांदी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, याद रखना आपका आंसर होगा चांदी। ठीक है, चांदी प्रकाश के परावर्तन का क्या होता है, सबसे अच्छा उदाहरण होता है। यदि हमें प्रकाश का परावर्तन काम में लेना है तो उसके लिए जो सबसे अच्छा जो ये होगा दोस्तों, ये परावर्तक पृष्ठ, वो कौन सा होगा, हमारा चांदी। ठीक है, अब देखो याद रखना ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश का जो परावर्तन का नियम हमने पढ़ा, दो नियम पढ़े दोस्तों। एक पढ़ा आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा हमने पढ़ा दोस्तों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो ये जो दोनों प्रकाश के परावर्तन के नियम है, ये याद रखना दोस्तों, कोई सा भी परावर्तक का पृष्ठ हो सभी पर क्या होते हैं, लागू होते हैं। तो याद रखना ये जो परावर्तन के नियम है ये सभी प्रकार के जो परावर्तक पृष्ठ होते हैं उन पर क्या होते हैं दोस्तों, लागू होते हैं। अब वो चाहे आपका चिकना पृष्ठ हो या दोस्तों वो क्या हो, आपका खुरदरा पृष्ठ हो, सभी पर क्या होते हैं, लागू होते हैं। क्लियर। तो यह है हमारे पास प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम लोग दोस्तों दर्पण के बारे में। देखो दर्पण यानी मिरर। देखिए दोस्तों, अगर दर्पण की बात करें तो याद रखना जो दर्पण होता है, ये दर्पण दोस्तों किसकी तरह होता है, कांच की तरह होता है। ध्यान रखना दर्पण किसकी तरह होता है, बताओ, कांच की तरह होता है, कांच की तरह। और दूसरी चीज, ये जो दर्पण होता है इसकी एक सतह पर क्या कर दी जाती है दोस्तों, याद रखना एक सतह पर पॉलिश कर दी जाती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा दोस्तों दर्पण के बारे में, यानी मिरर क्या होता है। ये जो दर्पण है ये किसकी तरह होता है दोस्तों, कांच की तरह होता है, और दर्पण की जो एक सतह होती है उस पर बताओ क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है। ठीक है, आगे देखो, फिर दर्पण के बाद में बात आती है दोस्तों दर्पण के प्रकार। याद रखना दर्पण कितने प्रकार के काम में आएंगे, हमारे पास दो प्रकार के दर्पण काम में आएंगे दोस्तों। एक आएगा हमारा समतल दर्पण और दूसरा आएगा दोस्तों हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, देखो एक हो गया समतल दर्पण और दूसरा आ गया दोस्तों हमारा गोलीय दर्पण। यदि हम बात करें समतल दर्पण को लेकर तो देखो बच्चों,
समतल दर्पण जो है, याद रखना, एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब होता है सतह, ठीक है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी परावर्तक सतह कैसी हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण के नाम से जाना जाता है। समतल जो दर्पण होता है दोस्तों, इसकी जो सतह होती है उस पर चांदी या जो पारा होता है उसकी परत क्या कर दी जाती है, चढ़ा दी जाती है। तो याद रखना दोस्तों, सतह पर चांदी या पारे की, चांदी या पारे की क्या होती है दोस्तों, परत होती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आया दोस्तों समतल दर्पण। ऐसे दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, समतल होता है, और इनकी जो सतह होती है उस एक सतह पर चांदी या पारे की क्या चढ़ा दी जाती है दोस्तों, परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ से सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा और जिसके बारे में जानकारी होना आपको बेहद आवश्यक है वो आएगा दोस्तों, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब के क्या क्या गुण होंगे। ध्यान से सुनना आप लोग। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये, समतल समतल दर्पण से बने, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के गुण। देखो, सबसे पहला गुण आता है दोस्तों, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव यानी हमेशा आभासी एवं सीधा प्राप्त होता है। ध्यान रखना, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो हमें सदैव आभासी एवं सीधा प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। हमने पढ़ा समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव आभासी एवं कैसा होगा, सीधा होगा, ठीक है। दूसरी बात, जो प्रतिबिंब बनेगा उसका जो आकार होगा वो वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर होगा। तो ध्यान रखना कि प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर होगा। अगला पॉइंट है प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर, ठीक है। प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो दोस्तों वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर प्राप्त होगा। अब देखो, जब दोस्तों प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर प्राप्त हो जाए तो याद रखना उस कंडीशन में जो रेखीय आवर्धन हमें प्राप्त होता है दोस्तों वो समतल दर्पण से रेखीय आवर्धन हमें क्या प्राप्त होगा, एक। रेखीय आवर्धन एक होता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठा कि सर रेखीय आवर्धन का मतलब क्या होता है। ध्यान रखना बच्चों, रेखीय आवर्धन जो होता है उसे m से प्रदर्शित किया जाता है। और अगर आपको अलग से पूछ लिया जाए कि बताइए क्या होता है रेखीय आवर्धन, तो याद रखना रेखीय
आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और बिंब की ऊंचाई जो होती है, उन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। और आपको पता है अनुपात का मान 1 कब होगा? जब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, याद रखना, प्रतिबिंब यानी क्या होता है? छाया। प्रतिबिंब यानी क्या होती है दोस्तों? छाया होती है। और अगर बात करें बिंब की, तो बिंब यानी क्या होता है दोस्तों? हमारी वस्तु होती है। ठीक है, तो देखो हम लोग पढ़ रहे हैं समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा उसके क्या क्या गुण होंगे। तो सबसे पहला पढ़ा, सदैव आभासी एवं सीधा होगा। प्रतिबिंब का जो आकार होगा दोस्तों, वो वस्तु के आकार के क्या होगा? बराबर होगा। जब ये दोनों कंडीशन सेम होती है तो उस समय रेखीय आवर्धन का जो मान है वो हमें क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। और रेखीय आवर्धन को किससे दर्शाया जाता है? m से दर्शाया जाता है। m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रतिबिंब होता है, जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है दोस्तों समतल दर्पण में, वह उस दर्पण से जितनी दूरी पर बनता है, याद रखना उतनी ही दूरी पर उस दर्पण के सामने वस्तु रखी जाती है। कहने का मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए आपके सामने दर्पण है, समतल दर्पण, ठीक है, और आप है ना उस समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर खड़े हो। अगर आप समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर आगे खड़े हो तो उस दर्पण में, उस दर्पण से पीछे 2 मीटर की दूरी पर क्या बनेगा दोस्तों? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है और क्षमता जो है वो क्या होती है दोस्तों? शून्य होती है। तो एक पॉइंट आप लोग ये भी याद रखना कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है बच्चों? अनंत होती है। वह क्षमता जो है वो क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, याद रखना, समतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है उसकी फोकस दूरी अनंत होती है, वह क्षमता जो है दोस्तों वो क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए हम दोस्तों समतल दर्पण के अंदर पूरा प्रतिबिंब देखना चाहिए, यदि मान लो आप किसी वस्तु का समतल दर्पण के अंदर पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हो, तो ध्यान रखना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आपके पास जो दर्पण की ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई की क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। यदि मान लीजिए कोई वस्तु है, या मान के चलिए दोस्तों आप हो, अगर आप 6 फीट के हो, आपकी ऊंचाई कितनी है? 6 फीट, और आप ये चाहते हो कि मैं समतल दर्पण के अंदर अपना पूरा प्रतिबिंब देखूं, तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? समतल दर्पण की जो ऊंचाई है वो 3 फीट आपको लेनी होगी। ठीक है, तो ये होते हैं दोस्तों समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के गुण। अब देखिए, जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? ध्यान रखना, प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। देखो, अगला आता है प्रतिबिंब के प्रकार। मैंने कहा प्रतिबिंब के प्रकार। देखिए दोस्तों, अगर बात करें प्रतिबिंब के प्रकार की, तो प्रतिबिंब जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक,
वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान रखना जब वास्तविक प्रतिबिंब आता है तो दोस्तों वो कैसा बनता है, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब आ गया, ठीक है। और एक होता है दोस्तों आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, और जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो वो कैसा बनता है दोस्तों, सीधा बनता है। तो देखो, अगर वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें, वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती है। ध्यान रखना, वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, जब किरणें वास्तव में मिलेगी। देखो, वास्तविक प्रतिबिंब के दौरान प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती है, जबकि आभासी प्रतिबिंब के दौरान प्रकाश की जो किरणें होती है दोस्तों, याद रखना, प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई क्या होती है दोस्तों, प्रतीत होती है। तो दो कंडीशन आप लोग याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में मिलती है, जबकि आभासी प्रतिबिंब में किरणें हमें दोस्तों मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ठीक है। अब देखो, एक ये आता है कि दोस्तों जो समतल दर्पण का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, समतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है दोस्तों, याद रखना, वो पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित, इसका मतलब क्या है, सुनना आप लोग ध्यान से। पार्श्व परिवर्तित का मतलब होता है दोस्तों, आपने देखा होगा एम्बुलेंस की जो गाड़ी होती है ना, उसके ऊपर जो एम्बुलेंस शब्द लिखा हुआ रहता है वो हमारे को कैसा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, उल्टा दिखाई देता है ना। वो उल्टा इसीलिए दिखाई देता है कि जब कोई वाहन दोस्तों अपने जो साइड वाला दर्पण होता है उसमें जब पीछे वाली एम्बुलेंस को देखता है तो उसे दोस्तों वो है ना बिल्कुल सुलटा दिखाई देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया, जब समतल दर्पण के अंदर हम लोग अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वह हमें पार्श्व परिवर्तित होता है, अर्थात दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग हमारे को दायां दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखो, ये था दोस्तों हमारा समतल दर्पण। क्लियर। समतल दर्पण का जो उपयोग है, याद रखना, सबसे ज़्यादा किसके रूप में किया जाता है, आईने के रूप में किया जाता है। आईने के रूप में सबसे ज़्यादा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग याद रखना दोस्तों, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समतल दर्पण के बाद में दूसरा आएगा दोस्तों हमारे पास गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, देखो अगर बात करें दोस्तों गोलीय दर्पण की, ठीक है, गोलीय दर्पण जो होता है दोस्तों वो एक आवर्धित, ठीक है, यानी बड़े खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है। याद रखना, गोलीय दर्पण जो है वो एक बड़े खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, जिसकी एक सतह जो होती है दोस्तों वो कैसी होती है, किसका काम करती है, यानी एक प्रकार से परावर्तक पृष्ठ का दोस्तों क्या करती है, काम करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए गोलीय दर्पण क्या होता है, तो याद रखना दोस्तों, गोलीय दर्पण
एक बड़े खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है। दूसरी चीज, गोलीय दर्पण दोस्तों मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पणों की अगर हम लोग बात करें तो ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण एक बड़े खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, जिसकी एक सतह किसका काम करती है दोस्तों? परावर्तक पृष्ठ का काम करती है। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। सबसे पहले बात करेंगे अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण जो है दोस्तों, आप लोग याद रखना, अवतल दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं जो अंदर की ओर क्या होते हैं? वक्रित होते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण जो है यह अंदर की ओर क्या होते हैं दोस्तों? वक्रित होते हैं। ठीक है, अंदर की ओर वक्रित होते हैं और इनके ऊपर बाहर की तरफ क्या चढ़ाया जाता है? परावर्तक आवरण चढ़ाया जाता है। बाहर की तरफ क्या चढ़ाया जाता है दोस्तों? परावर्तक आवरण चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा अवतल दर्पण। ऐसे दर्पण होते हैं जो अंदर की ओर वक्रित होते हैं और बाहर की तरफ क्या चढ़ाया जाता है? परावर्तक आवरण चढ़ाया जाता है। जैसे मान के चलिए यह कोई दर्पण है। ठीक है, यह देखिए यह हमारा कोई दर्पण है। ठीक है, अब मैंने कहा ये जो दर्पण है दोस्तों, इधर अंदर की सतह हो गई, तो ये अंदर की ओर क्या है? वक्रित है। तो ये जो अंदर वाली सतह है ना, ये क्या कहलाएगी? इसकी परावर्तक सतह। ये परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। तो इस पर बाहर की तरफ क्या लगा दिया जाएगा दोस्तों? बाहर की तरफ ये परावर्तक आवरण चढ़ा दिया जाएगा। तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है जो अंदर की ओर वक्रित होता है, यानी अंदर की ओर क्या होती है दोस्तों? उसकी परावर्तक सतह होती है और बाहर की तरफ क्या चढ़ा दिया जाता है? परावर्तक आवरण चढ़ा दिया जाता है। उसे अवतल दर्पण के नाम से जाना जाता है। अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण जो है ना, वो बाहर की तरफ क्या रहते हैं? वक्रित। बाहर की तरफ वक्रित रहते हैं और इन पर अंदर की तरफ क्या चढ़ा दिया जाता है? परावर्तक आवरण। अंदर की तरफ क्या चढ़ा दिया जाता है? परावर्तक आवरण चढ़ा दिया जाता है। तो ये इस प्रकार के दर्पण होते हैं, यानी बाहर की ओर क्या होंगे? वक्रित। तो ये जो बाहर वाली सतह है ये क्या कहलाएगी दोस्तों? इनकी परावर्तक सतह। ये परावर्तक सतह कहलाएगी। ठीक है, ये बाहर की ओर वक्रित है तो इस पर अंदर की ओर क्या चढ़ा दिया जाएगा? परावर्तक आवरण चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अवतल जो दर्पण होता है दोस्तों, इस अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। याद रखना, अभिसारी दर्पण। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए दोस्तों, जो अवतल दर्पण होता है उस अवतल दर्पण को किस नाम से जाना जाता है? याद रखना, अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है, क्योंकि दोस्तों जो अनंत से प्रकाश की किरणें आती है उन प्रकाश की किरणों को अवतल दर्पण क्या करता है? सिकोड़ता है, यानी अभिसारित करता है। अभिसारित करने का मतलब होता है अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को सिकोड़ना। ठीक है,
उसी प्रकार अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण को दोस्तों क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है, ये जो अपसारी, इसको अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यह अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाता है। ठीक है, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इस कारण इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, अपसारी का मतलब होता है जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाता है। ठीक है, तो ये दो दर्पण आपके सामने आ गए। गोलीय दर्पण के दो भाग, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण अंदर की ओर वक्रित होगा, बाहर की ओर परावर्तक आवरण चढ़ाया जाएगा, यानी ये जो दोस्तों आपकी जो, ठीक है, ये जो आपका परावर्तक पृष्ठ होगा ये अंदर की ओर होगा। जबकि अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है, अंदर की तरफ परावर्तक आवरण चढ़ाया जाता है, यानी इसकी जो परावर्तक सतह होती है वो बाहर की तरफ होती है। ठीक है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। याद रखोगे? आगे देखो, आगे आपसे पूछा जाएगा अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। देखो क्या होते हैं दोस्तों अवतल दर्पण के उपयोग। सबसे पहला आप लोग कह सकते हैं, देखो हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों अवतल दर्पण के उपयोग की। जैसे मान लीजिए सबसे पहला मैंने कहा सर्च लाइट में, सर्च लाइट में कैसे दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार दूरदर्शी में, दूरदर्शी में भी किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप ले लीजिए सिनेमा के प्रोजेक्टर में, सिनेमा के प्रोजेक्टर में अगला हो गया दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में। ठीक है, याद रखना दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण होते हैं उनके रूप में दोस्तों किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक हो गया हमारा, याद रखना टॉर्च और वाहनों के हेडलाइट में। याद रखना दोस्तों कि एक तो आ गया सर्च लाइट में, दूसरा आ गया दूरदर्शी में, एक हमने पढ़ा सिनेमा के प्रोजेक्टर बनाने में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में, एक आ गया दोस्तों एक तो आ गया आपका टॉर्च और वाहनों के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार आप लोग कह सकते हैं दोस्तों दांतों का बड़ा प्रतिबिंब, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी दोस्तों किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक आप लोग कह सकते हो सौर भट्टी में, सौर भट्टी में, सौर भट्टी में भी किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल दोस्तों आप लोग याद रखना। ठीक है,
सर्च लाइट में किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूरदर्शी में करते हैं। सिनेमा के जो प्रोजेक्टर होते हैं उनमें करते हैं। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में करते हैं। एक आ गया हमारा टॉर्च और वाहनों के हेडलाइट में, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, और सौर भट्टी। इन सब चीज़ों के रूप में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार मान लीजिए यदि आपसे पूछ लिया जाए उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग, देखो अगर उत्तल दर्पण के उपयोग आपसे पूछे तो जैसे आप लोग कह सकते हैं दोस्तों, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, और दूसरा आ गया आपका दोस्तों स्ट्रीट लैंप्स में। याद रखना वाहनों के जो, देखिए दोस्तों, एक तो हो गया वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, और दूसरा आ गया स्ट्रीट लैंप्स में। किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यह ध्यान रखना, अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक है, आगे आता है दोस्तों कि जो गोलीय दर्पण होता है, इस गोलीय दर्पण का अध्ययन करने से संबंधित हमें कौन कौन सी परिभाषाएं याद रखनी आवश्यक होती है? देखो जो आगे काम में आएगी हमारे, तो अगला पॉइंट है हमारा गोलीय दर्पण से संबंधित गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखो गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी होती है? एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलिए दोस्तों। सबसे पहले मान लीजिए हमने एक दर्पण लिया, ठीक है, और मैंने कहा ये दर्पण अंदर की ओर वक्रित है और बाहर की तरफ इसके ऊपर क्या लगा दिया? परावर्तक आवरण। आपने कहा सर अगर ये अंदर की ओर वक्रित है और बाहर की तरफ अगर आपने परावर्तक आवरण चढ़ा दिया तो ये कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब देखो ये अवतल दर्पण है और इसके ठीक बीच में से हमने एक क्षैतिज रेखा को इस प्रकार गुजार दिया, ठीक है। तो ये जो आपका अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण का जो केंद्र होगा ना, उस केंद्र को किस नाम से जाना जाएगा? ध्रुव के नाम से जाना जाएगा। और ध्रुव को किससे प्रदर्शित किया जाएगा दोस्तों? इसे P से प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये जो शब्द आपको दिखाई दिया दोस्तों, ये आपका शब्द कौन सा? ध्रुव। ये ध्रुव क्या होता है? ध्यान रखना, गोलीय दर्पण, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसका केंद्र होता है। तो यह अवतल दर्पण है तो मैं कह दूंगा ध्रुव क्या है दोस्तों? अवतल दर्पण का केंद्र। ध्यान रखना, दर्पण का जो केंद्र होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे ध्रुव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये गोलीय दर्पण जिस बड़े खोखले गोले का भाग है, उस गोले का जो केंद्र है उसे वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब मान लीजिए यहाँ जब हम लोग दोस्तों इस प्रकार से गोला बनाते हैं और आपने पता किया जब गोला बनाओगे तो उसका जो केंद्र है वो आपके पास इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? सी। इस सी को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र। अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि बताइए वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या है। तो आप कहोगे दोस्तों कि गोलीय दर्पण जिस बड़े खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाता है। और वक्रता केंद्र और ये जो दोस्तों इस अवतल दर्पण का जो केंद्र है, यानी जिसे किस नाम से जाना जाता है, ध्रुव के नाम से जाना जाता है। तो इस ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो ये रेखा है इसे क्या कहा जाता है, याद रखना, इसे मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है। तो ये जो क्षैतिज रेखा दोस्तों आपको दिखाई दे रही है ये कहलाती है हमारी मुख्य अक्ष। ठीक है, अब देखो जब प्रकाश की किरणें इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो इस दर्पण से टकराते उनका क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। और परावर्तन के बाद जब वह जिस बिंदु पर आकर मिलती है उस बिंदु को दोस्तों मुख्य फोकस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, मुख्य फोकस के नाम से जाना जाता है। और ये जो मुख्य फोकस होगा इसे एफ से प्रदर्शित किया जाएगा। ये दोस्तों इस ध्यान रखना ये कहाँ आएगा, आपके ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में आएगा। यानी ये दूरी और ये दूरी समान होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी। तो इन के बीच में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में कौन आएगा, आपका मुख्य फोकस। एफ क्या है, मुख्य फोकस है। ठीक है, और ध्यान रखना मुख्य फोकस क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें आकर किससे टकराती है, अवतल दर्पण से टकराती है। तो टकराने के पश्चात वह जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, तो एक आ गई मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की परिभाषा पूछे तो आप लोग क्या कहोगे, ये हो गया ध्रुव और ये हो गया वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष के नाम से जानी जाती है। दर्पण का जो केंद्र होता है उसे ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण जिस बड़े खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। और उसी गोले की जो आर होती है बच्चों, यानी हमारा गोलीय दर्पण जिस बड़े खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की जो त्रिज्या होती है वो किस नाम से जानी जाती है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या के नाम से जानी जाती है। तो सी से लेकर पी के जो बीच की दूरी है उसे दोस्तों आर से प्रदर्शित किया जाता है और इसे वक्रता त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। यह हो जाएगी हमारी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की जो त्रिज्या होती है उसे ही वक्रता त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या हो गई। और ये जो वक्रता त्रिज्या होती है दोस्तों ये 2 गुणे के बराबर होती है किसके, फोकस दूरी के, यानी r बराबर 2 अगर फोकस दूरी को 2 से गुणा कर दोगे, अब मुख्य फोकस और ध्रुव के जो बीच की दूरी है इसे फोकस दूरी के नाम से जाना जाता है। और फोकस दूरी को 2 गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगी, वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। और अगर वक्रता त्रिज्या का आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगी दोस्तों, फोकस दूरी आ जाएगी। इस प्रकार यह वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या होता है, संबंध होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध, तो बताओ वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच जो संबंध होता है वो होता है दोस्तों r बराबर 2f। ठीक है, ध्यान रखना क्या होता है, r बराबर 2f होता है। क्लियर दोस्तों, तो आज हमने बात की प्रकाश के परावर्तन को लेकर, फिर हमने पढ़ा प्रकाश के परावर्तन के नियम,
फिर हमने बात की दोस्तों दर्पण के बारे में। दर्पण भी दो प्रकार का पड़ा, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के पड़े, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, और हमने पढ़ा गोलीय दर्पण से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती है। अगला जो सेशन होगा दोस्तों हमारा इस प्रकाश को लेकर, उसमें हम लोग बात करेंगे कि गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उन प्रतिबिंबों का निर्माण किस प्रकार से होता है और उनका आरेख किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, ओके।